घायल अपराधी हैदर की मौत हो गई है। घायल दोनों पुलिसकर्मी खतरे से बाहर हैं। पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की थी। कार्यवाहक थानाध्यक्ष को गोली लगी है। एएसआई संजय के हाथ में भी गोली लगी। दोनों का पीएमसीएच में इलाज जारी है। 5 से 6 अपराधियों की तलाश है। मसौढ़ी में कल देर शाम एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर मामले में बड़ा अपडेट यही कि घायल अपराधी हैदर की मौत हो गई है। जब अपराधियों की तरफ से फायरिंग की गई तो पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि जवानों को भी पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी और ऐसे में एएसआई संजय के हाथ जख्मी हुए और कार्यवाहक थानाध्यक्ष को भी गोली लगी, जो पीएमसीएच में इलाजरत हैं। बाहर है और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले वहां से पुनपुन पीएचसी पहुंचे। पुनपुन पीएचसी के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया पीएमसीएच। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर पीएमसीएच पहुंचे। फिर वहां से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। अब देखिए, सवाल कई है इस घटना के बाद और सवाल है कि बार बार पुलिस पर हमले क्यों हो रहे हैं। सवाल यह भी है कि पुलिस पर फायरिंग का दुस्साहस आखिर अपराधी ये कैसे कर जाते हैं, जिसका वो अंजाम भी भुगतते ही हैं। पुलिस तैयारियों के साथ क्यों नहीं जाती। और सवाल यह भी है कि क्या बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और सवाल यह है कि क्या खाकी का खौफ खत्म हो गया है। पुलिस पर गोली अपराधी आखिर कैसे चला सकते हैं, ये कई सवाल। अमरजीत शर्मा फोन लाइन पर है। अमरजीत, एक अपराधी जिसकी अब मौत हो गई है, बाकी जवानों की भी स्थिति किस तरीके की है? जी देखिए, पटना एम्स में दोनों का इलाज चल रहा है। पहले पीएमसी से रेफर किया गया था, लेकिन बाद में उसे एम्स में इलाज के लिए भेजा गया दोनों जवानों को, जिसमें जो है अपर एसएचओ राहुल कुमार हैं और उसके बाद जो है एएसआई संजय कुमार हैं। दोनों को एम्स में एडमिट कराया गया, जहां उनका इलाज अभी भी चल रहा है। और इस मामले में नया अपडेट ये है कि इस मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी जो मोहम्मद हैदर है, वो 3 महीना पहले मसौढ़ी से जेल गया था। उसे भी गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इलाज के अभाव में इसकी मौत हुई है, क्योंकि जब उसको गोली लगी तो उसके साथियों ने ही उसे टांग कर पहले पीएचसी पुनपुन में ले गए थे। वहां से उसे पीएमसीएच रेफर किया गया, वहां से फिर निजी अस्पताल में एक रेफर किया गया और वहां से फिर राजा बाजार स्थित निजी अस्पताल में रेफर किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। तो इस मामले में 5-6 अपराधी बताए जाते हैं, जिसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें 2 पुलिसकर्मी जो 2 पुलिस पदाधिकारी हैं वो घायल हुए और उन अपराधियों की भी जो है पहचान कर ली गई है पुलिस के अनुसार। जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह परिचय कुमार जो सिटी एसपी पूर्वी हैं, उन्होंने जो बताया है कि इस मामले में 5 से 6 अपराधी थे जिनकी पहचान कर दी गई है। और ये जो हैदर है जिसे गोली लगी थी पुलिस के मुठभेड़ में, इसे इलाज के दौरान जो है ले जाने में लापरवाही जो उनके लोगों द्वारा की गई, उसी में उसकी मौत हुई है। और फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और जो फरार अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो इलाके में है वो पुलिस अपनी जो है गश्त बढ़ाई हुई है। जो अपराधी फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनके मोबाइल के लोकेशन से उनके और भी तकनीकी लोकेशन को ट्रेस कर उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस पर भी गोलीबारी हुई, जिसमें 2 पदाधिकारी घायल हुए। बता दे, इस मामले में एक बात ये भी आ रही है कि जो पुलिसकर्मी को ये सूचना मिली थी कि अपराधी वहां आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए मानिकचक तालाब के पास पहुंचे हैं, पश्चिमी छोर में पहुंचे हैं, तो पुलिस वहां सादी वर्दी में गई थी छापेमारी करने और उसी दौरान अपराधियों ने पुलिस पर भी गोली चला दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी, जिसमें पदाधिकारी राहुल कुमार और एक संजय कुमार घायल हुए हैं। इस मामले में ये भी पता चला है कि इसमें ये जो मोहम्मद हैदर है और उनके साथी थे, वो एक व्यक्ति को ओलेक्स के
खरीद बिक्री एक मोबाइल को लेकर के जो है उसे एक युवक को चलिए, बुलाया बिल्कुल, था और तो उसी बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई में अब देखना होगा कि बाकी जो फरार अपराधी कब तक पकड़े जाते हैं। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। इसी बीच देखिए बड़ी खबर पटना से आ रही है। विस्कोमान भवन के 13वें मंजिल पर आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। सुबह 3:45 पर आग लगी है, तो आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश करती रही। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है कि 3:45 पर आग लगी है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, विस्कोमान भवन के 13वें मंजिल पर आग लगी है, कैसे आग लगी है, क्या जानकारी? ये जांच का विषय है कि आग कैसे लगी, लेकिन बड़ी बात है कि अग्निशमन विभाग की तत्परता के कारण आग कोई हताहत नहीं हुआ। कई गाड़ियां दमकल की थी वो मौके पर पहुंची थी। 5 हाइड्रोलिक जो गाड़ियां थी वो पहुंची थी, क्योंकि 13वें मंजिल पे आग लगी थी और उस आग को बुझाने के लिए हाइड्रोलिक गाड़ियों की जरूरत थी। और तत्काल ये दमकल की कई गाड़ियां पहुंची, हाइड्रोलिक गाड़ियां भी पहुंची। खुद अग्निशमन विभाग के जो बड़े अधिकारी थे वो घटनास्थल पर मौजूद थे और तत्परता से जो आग था उस पर काबू पाया गया और किसी प्रकार के हताहत होने की कोई सूचना नहीं थी। और 13वें मंजिल पर क्या था, कुछ और कोई ऑफिस था या क्या जानकारी है, उस पर क्या कुछ था? 13वें मंजिल पर बेल्ट्रॉन विभाग का ऑफिस है और उसी के एक कमरे में आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को मिली थी और अग्निशमन विभाग की टीम तत्काल वहां पहुंची और पहुंचने के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। जी, और जिस वक्त आग लगी उस वक्त कोई वहां पर मौजूद था धर्मेंद्र? ये स्थानीय लोगों के द्वारा ही सूचना दी गई कि विभाग को कि 13वें मंजिल पे आग लगी है और समस्त ऑफिस बंद था। 3:45 में अग्निशमन विभाग को सूचना मिली, इसके बाद विभाग ने तत्काल आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जी, कितने का नुकसान हुआ है, कुछ जानकारी? ये आग लगने की वजह क्या है और नुकसान, ये तमाम चीजों का आकलन पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। जी, ठीक है, तो देखिए विस्कोमान भवन में आग लगी है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। 13वें मंजिल पर आग लगी है। दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंची, तत्परता दिखाया और आग पर काबू पा लिया गया। अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। सुबह 3:45 पर आग लगी है, तो विस्कोमान के 13वें मंजिल पर आग लगी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आग किस वजह से लगी, इसके कारणों की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। कारणों का पता लगाया जा रहा है, कितने का नुकसान हुआ है इस बात की भी जानकारी अब वहां पर जो कि वन विभाग हैं वो लगा रहे हैं, अधिकारी पहुंचे हुए हैं। लेकिन 13वें मंजिल पर आग लगी है और आग के बाद हड़कंप मच गया। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। दरभंगा से बड़ी खबर, जहां लोहे की रॉड से पीटकर हत्या हुई है। हत्या का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यामाहा एजेंसी में खौफनाक वारदात हुई। पीट कर युवक की हत्या की गई है। मरने के बाद भी कैंची से गर्दन पर वार करता रहा। पुरानी एजेंसी के साथी पर आरोप है। हत्या कर बड़े आराम से स्कूटी से फरार हो गया आरोपी। स्थानीय और परिजन ने शव को लेकर देर रात नेशनल सिनेमा चौक के पास सड़क को जाम रखा। विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर है। विपिन, युवक की हत्या की गई है, मरने के बाद भी बेरहमी से कैंची से वार होता रहा, क्या कार्रवाई इस मामले में अब तक? जी, बता दो कि ये जो वीडियो सामने आया है बड़ा दर्दनाक और खौफनाक है। जिस तरह से मोहम्मद कैफ को जो मारा गया और हत्या किया गया है, इसके बाद पुलिस इस सीसीटीवी के आधार पर पहचान कर लिया है हत्यारा का और देर रात तक छापेमारी की जा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि जिस तरह से बेखौफ होकर उन्होंने हत्या किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी आया है, इसको लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों की मांग है कि इसका एनकाउंटर किया जाए। इस तरह से कोई आम आदमी हत्या नहीं कर सकता है। वो सनकी है या क्या है, इसकी जांच की जाए और तुरंत गिरफ्तारी हो। इसको लेकर देर रात तक जो है लोगों ने सड़क जाम कर मांग रखी, लेकिन पुलिस पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसके बाद उन्होंने जाम हटाया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। जी, खौफनाक है जब अचानक ये शख्स आता है और वार करना शुरू कर देता है, जिस तस्वीर को पूरी तरीके से दिखा भी नहीं सकते हैं। क्या कोई पहले से कोई रंजिश थी, कुछ विवाद, कुछ और बातें सामने आ रही हैं?
जी, जो बातें सामने आ रही है उसके अनुसार ये उन पूर्व कर्मी था और ये एजेंसी में पहले काम किया करता था, लेकिन किसी कारण बस इसे यहाँ से हटाया गया था। इससे कहीं ना कहीं नाखुश था उनसे, यही कारण बना। लोग अभी जो बातें सामने आ रही है कि इसी कारण से वो उनसे नाराज था और नाराजगी में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देगा, ये कोई एजेंसी के सहकर्मी भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। ये पुलिस की तरफ से जांच कितनी आगे बढ़ी है? चूंकि शख्स जो है पहचान में आ गया है, उसकी शिनाख्त हो गई है और वो शहर का ही रहने वाला है, जिसको लेकर चूंकि जो स्कूटी से वो फरार हुआ है उसकी तलाश की जा रही है। आखिर वो भाग के गया कहाँ, पुलिस उसके छापेमारी लगातार कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की बात भी कर रही है, क्योंकि बाहर का अपराधी नहीं है, पहचान में आ गया है तो जल्द ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। जी, जो सीसीटीवी देख पा रहे हैं आसपास कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं, हालांकि ये छोटा फ्रेम है, लेकिन बाकी जो वहाँ कुछ लोग मौजूद थे उन्होंने कुछ कहा। दूसरी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहाँ पर आगजनी की गई है, सड़क जाम किया गया है। अब हालात कैसे हैं? जी, बता दूं कि देर रात तक लोग सड़क जाम किए हुए थे, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसके अनुसार जो कर्मी है वो बाहर थे और क्योंकि ये कर्मी पूर्व में भी था तो लोग इस पर उतना नहीं, इन लोगों को लगा कि ये ऐसा भी कर सकता है। और लेकिन जो देर रात तक लोग जाम किए हुए थे सड़क, लेकिन आश्वासन के बाद जाम हटाया है और गिरफ्तारी की जो मांग थी उसमें पुलिस ने कहा है कि जल्दी गिरफ्तारी किया जाएगा, जिसको लेकर आश्वासन पर लोगों ने आज देर रात जाम हटाया। जी बिल्कुल, तो ये बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मार दो जान से, आप फिर जेल में जाके जमाई की तरह बैठ के खाना पीना मिलेगा आराम से। तो दिक्कत तो यह है। मांग क्या है? हमारा एक ही मांग है कि जो भी इसमें अपराधी है जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सीधा इनकाउंटर हो। किसी ने आक्रमण किया और उनको चोट लगी है, उनको हम लोगों ने उनकी वहाँ स्पॉट जो है कि मृत्यु हो गई। अभी आने के बाद विवाद का जो कारण नजर आया है कि जो व्यक्ति उन पर हमला किया वो यहीं पहले काम करता था, पहले से कुछ आपसी रंजिश या विवाद जो भी रहा हो, और वो एक झटके में आके उन पर जो है कि आक्रमण किया और उसी में उनकी मृत्यु हो गई है। इसी बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आधी रात को घर पर फायरिंग की गई है, मौके पर पहुंची है पुलिस, खोखा भी मिला है। मीरगंज के बसंतपुर गांव की यह घटना है। पुलिस गवाह बनने पर मिल रही थी धमकी। तो देखिए, पहले भी थाने में पीड़ित ने की थी शिकायत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, गोपालगंज से आधी रात को घर पर फायरिंग की गई, मौके पर पुलिस पहुंची, खोखा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मीरगंज के बसंतपुर गांव की यह घटना है। पुलिस गवाह बनने पर मिल रही थी धमकी। तो पहले भी थाने में पीड़ित ने शिकायत की थी और आधी रात को फायरिंग की गई। गोपालगंज से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची, तुरंत पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस पहुंचती है तो वहां पर खोखा पुलिस को मिला है। मीरगंज के बसंतपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है। पहले भी थाने में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई थी और अब पुलिस तत्काल प्रभाव से जब पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है, पुलिस पहुंचती है। घर पर फायरिंग हुआ था जहां पर खोखा पुलिस ने बरामद किया। तो आधी रात को घर पर फायरिंग की गई है। गोपालगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस, खोखा पुलिस को मिला है। और देखिए, पटना से बड़ी खबर है जहां जेवर दुकान में लूट की नाकाम कोशिश हुई है। दीघा के कुर्सी पुल के पास वारदात हुई है। दो युवती ने जहरीला स्प्रे मारकर लूट की कोशिश की। दुकानदार की तत्परता से लूट होने से बच गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में एक लड़की दुकानदार पर स्प्रे मारती दिखाई दे रही है। तो देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो स्प्रे चलाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच दुकानदार जो है वो सचेत है और अचानक से वो वहां से भागता है और वहां कुछ लोगों को बुलाता है, जिसके बाद से कुछ लोग पहुंचते हैं और यहां से इन लड़कियों को पकड़ा जाता है। तो दो युवती जो देखिए अचानक से वो कुछ ऐसा लग रहा है कि वो कुछ बात कर रही है, खरीदारी कर रही है, लेकिन देखिए अचानक से स्प्रे जो है वो मारना ये युवती शुरू कर देती है, लेकिन स्प्रे बॉटल जो है वो सही तरीके से नहीं चला पाती है। दुकानदार वहां से भागता है, कुछ लोगों को बुलाता है, जिसके बाद से इस युवती की आंख को भी देख लीजिए, खुद इसके भी आंख में वो स्प्रे पड़ा है। इसकी वजह से अब
इनकी जो कोशिश है वो नाकाम होती है और एक बड़ी लूट की घटना बचती है। तो बिहार में सरकारी खजाने पर सियासत भरपूर हो रही है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में वित्तीय संकट के हालात हैं, बिहार दिवालिया होने की स्थिति में है। तो सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के बयान को भ्रम फैलाने वाला बताया है। सरकार के पास खजाना नहीं है। पता नहीं कहां से नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर। बिहार में सरकारी खजाने पर सियासत तूफान पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर बड़ा आरोप मढ़ दिया। तेजस्वी ने कहा, बिहार कंगाल होने के कगार पर है, खजाना खाली होने से अराजकता की स्थिति है। आकस्मिक निधि से 3,662 करोड़ की निकासी की गई है। सरकार बताए क्या पेंशन आकस्मिक खर्च है? तो सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के खजाना खाली होने वाले बयान पर करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि सरकार का खजाना भरा हुआ है, सैलरी और पेंशन के लिए पूरा पैसा है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी तो कल हमने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि भाई किस प्रकार से जो इमरजेंसी जो फंड है उसका ये सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है। ऑलरेडी कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज। भाई तो आप समझ जाइए, कंटीजेंसी फंड से अगर पैसा अगर सरकार निकाल रही है केवल पेंशन देने के लिए, तो बिहार की स्थिति भयावह हो चुकी है। पता नहीं कहां से नया न्यूज लेके आ जाते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था पर चिंता कर। आज के तारीख, आज मैं कह रहा हूं, आज 12 जून है, मात्र हमारे ऊपर 1500 करोड़ से नीचे ही राशि जो हमारे ट्रेजरी में किसी ने बिल पहुंचाया। और मैंने आज ही कहा कि कोई बिल नहीं छूटे। किसी को पेंशन और तनख्वाह ये मौलिक अधिकार है, इसको किसी का रोका नहीं है। सम्राट चौधरी की सरकार के आने के बाद ही तेजस्वी ये बार बार आरोप लगा रही हैं कि सरकार का खजाना खाली है, सरकार पर कर्ज का बड़ा बोझ है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का साफ साफ कहना है कि सरकार की वित्तीय हालत मजबूत है। ऐसे में बड़ा सवाल कि खजाना खाली होने के आरोप के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है? विपक्ष बिहार के वित्तीय हालात पर सवाल उठाकर कौन सा सियासी फायदा उठाना चाहती है? बिहार में डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से बिहार को पूरी मदद मिल रही है। ऐसे में खजाना खाली होने वाला बयान कहीं से किसी को बच नहीं रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार की वित्तीय हालत पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने पूछा है कि सरकार ने आकस्मिक निधि से पेंशन की राशि क्यों जारी की। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि आकस्मिक निधि से पैसे निकालना सरकार का संवैधानिक अधिकार है। तेजस्वी को नहीं मालूम है तो अब्दुल बारी सिद्दीकी से पूछ लें। सरकार बुजुर्गों और विधवाओं के खाते में पेंशन की राशि देती रहेगी। आकस्मिक निधि से निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम बिहार के महिलाएं, बिहार के दिव्यांग, बिहार के विधवा महिलाएं ये अपने आप को यह महसूस करें कि सरकार हमारे साथ खड़ी है। आप महसूस करिए नहीं करिए ये आपका विषय हो सकता है। आप सिक्योरिटी के लिए, बंगला के लिए चिंता करिए और हम 94 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से हम उनको मुहैया कराते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला